हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ ज्योग्राफी में। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नई क्लास लेकर। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, अच्छे होंगे और आपको पिछली क्लासेस अच्छी लगी होंगी। तो आइए बच्चे, जानते हैं अपर्दन। आज हम अपर्दन के बारे में जानेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम अपर्दन चक्र के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चे, आज हम इरोजन अपर्दन चक्र पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम अपर्दन चक्र जानेंगे जो डेविस ने दिया था, और हो सके तो शायद बैंक का भी अपर्दन चक्र हम जाने। ठीक है बच्चे, चलो जानते हैं, पढ़ते हैं। ये सब पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं अपर्दन की। मैं आपको छोटी सी एक डेफिनेशन देना चाहता हूँ। बुक की डेफिनेशन को छोड़कर ये डेफिनेशन सभी आप बाद में देखेंगे। मैं भी आपको एक छोटी सी डेफिनेशन बता रहा हूँ अभी। कल की क्लास में बच्चे हमने जाना अपक्षय क्या है। हमने अपक्षय में जाना विघटन और अपघटन। विघटन था चट्टानों का अपने स्थान पर प्राकृतिक तौर पर टूटकर गिर जाना या वहीं पर रह जाना, और अपघटन क्या था? रासायनिक क्रिया द्वारा चट्टानों का टूटना फूटना। तो बच्चे, जो वो टूट फूट है, जो वो कंकड़ पत्थर हैं, उनका परिवहन करना ही अपर्दन है। जो चट्टान टूट फूट कर बिखरी पड़ी है, उसका जो परिवहन कर रहा है या उसका जो हस्तांतरण कर रहा है, उस फोर्स को अपर्दन के अंतर्गत लाया जाता है। अपर्दन से मतलब कटाव, किसी फोर्स प्रक्रम द्वारा कटाव, उसे अपर्दन कहा जाता है। मान लेते हैं रासायनिक अपक्षय से कोई चट्टानें टूटी और वहाँ से पानी निकला, तो उन चट्टानों को बहाकर ले जाएगा। तो इस प्रक्रिया को अपर्दन कहा जाता है। अपर्दन परिवहन कहा जाता है। परिवहन हो रहा है, चलन हो रहा है ना, तो बच्चे इसे ही अपर्दन कहा जाता है। आइए पढ़ते हैं। विघटित अपने स्थान पर जो प्राकृतिक चीज़ों से टूटे थे, विघटित तथा वियोजित पदार्थों के हस्तांतरण को अपर्दन कहते हैं। हस्तांतरण, स्थान परिवर्तन को अपर्दन कहते हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आते हैं। अपर्दन एक विस्तृत शब्द है, बड़ा शब्द है, जो गतिशील कारकों द्वारा, गतिशील कारक कौन होते हैं बच्चे? नदी भी चलती है, जल चलता है, समुद्री लहरें भी चलती हैं, हिमनद भी चलते हैं। हिमनद मतलब बर्फ की सिलियाँ बच्चे चलने लगती हैं ना, और पवनें भी चलती हैं। ये उन्हीं कारकों को बता रहा है जो गतिशील है। मैं आपको समझा रहा हूँ बच्चे। गतिशील कारक हवा, पानी, जल, ये सब गतिशील हैं। गतिशील कारकों द्वारा चट्टानी मलबे जो विघटित होकर पड़ा हुआ था, चट्टानी मलबे को प्राप्त करने तथा हटाने, उसे लेने और उसे वहाँ से हटाने के तरीकों, मेथड, ठीक है, तरीकों के लिए प्रयुक्त होता है बाई थॉर्नबरी। इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। अपर्दन एक विस्तृत शब्द है जो गतिशील कारकों द्वारा चट्टानी मलबे को प्राप्त करने तथा हटाने के विभिन्न तरीकों के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है बच्चे, क्लियर? एक छोटी सी और डेफिनेशन है जो आपको आसानी से समझ में आएगी।
अपक्षय द्वारा निर्मित पदार्थों को जल, वायु, नदी आदि द्वारा परिवहन करके स्थानांतरण करने की क्रिया को अपर्दन कहते हैं। मान लेते हैं ये कोई चट्टान थी, ठीक है, इस पे सूर्य का ताप डलता, वर्षा होती और जिससे ये विघटित होकर यहीं ढह गई, ठीक है, और यहाँ से पानी आया और इसे बहाकर यहाँ इकट्ठा कर दिया, ठीक है, परिवहन हुआ, हस्तांतरण हुआ, जगह भी बदली और परिवहन भी हुआ। तो बच्चे कहने का तात्पर्य यही है कि अपक्षय द्वारा निर्मित पदार्थों को जल, वायु, नदी आदि द्वारा परिवहन करके हस्तांतरण करने की क्रिया को अपर्दन कहते हैं। बच्चे अपर्दन आपको क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल सरल भाषा में समझिए कि गतिशील कारकों द्वारा चट्टानी पदार्थों, मलबे आदि का परिवहन ही अपर्दन है। ठीक है बच्चे, आगे चलें, अपर्दन के कार्य या अपर्दन के प्रकार जाने। चलो चलते हैं। अपर्दन के कार्य। अपर्दन के मुख्य 6 कार्य हैं। अपर्दन के प्रकार भी आप इन्हें कह सकते हो। ठीक है बच्चे, अपघर्षण। अपघर्षण में बच्चे जब जल प्रवाह बड़े बड़े पत्थर, कंकड़ आदि को अपने साथ परिवहन करता है और वो कंकड़ पत्थर अपने जहाँ से वो परिवहन कर रहा है उस नदी या मार्ग के किनारों को काटता रहता है, जिसे अपघर्षण कहते हैं। जैसे ये नदी है और यहाँ से जल बह रहा है जिसमें कंकड़ पत्थर है, तो वो इन किनारों को क्षति पहुँचाएगा, जिसे अपघर्षण कहते हैं। ठीक है। सन्निघर्षण, जब वही कंकड़ पत्थर आपस में टकराकर रगड़ करते हुए छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, उन्हें सन्निघर्षण कहा जाता है। ठीक है बच्चे। कोरिजन, जब वह कण जल के साथ घुलनशील होकर, जैसे तराई क्षेत्रों में रेत पाया जाता है ना बच्चे, जिसमें जल भी होता है, जल वाली क्रिया करके वह एक परत का निर्माण करते हैं, जिसे कोरिजन कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा छोटे छोटे बालू के कणों में रेत पाई जाती है, या तराई क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि थोड़ा रेत हटाने पर जल मिल जाता है, उसे ही कोरिजन या घुलनीकरण कहा जाता है। उसमें जल में बालू की छोटे छोटे कण आसानी से घुल जाते हैं। जल क्रिया, जल क्रिया बच्चे जैसे हिमनद, समुद्री लहरें, ये जल क्रिया करती हैं। जैसे समुद्री लहरें आके चट्टान से टकराती हैं और हिमनद चट्टान के ऊपर से खिसकता है
ठीक है बच्चे, और तोड़ता फोड़ता रहता है, तो इस क्रिया को जल क्रिया कहा जाता है। ठीक है बच्चे। जलदाब क्रिया, जलदाब क्रिया बच्चे ये मात्र एक समुद्री लहरों द्वारा होती है। जब लहरें बड़ी हो जाती हैं और चट्टानों पर दबाव बनाती हैं, जोर से टकराती हैं, तो जितना या जो भी अपर्दन वहाँ से होता है उसे जलदाब क्रिया द्वारा अपर्दन माना जाता है। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट आपका उत्पादन। उत्पादन बच्चे ये हिमनद हिमनद या हिमानी उनके द्वारा होता है। जैसे ही हिमनद पिघलकर शैलें बन जाती हैं और चलना प्रारंभ करती हैं, तो शैलें चट्टानों पर रगड़ करते हुए चट्टानों को तोड़ती रहती हैं। इस क्रिया को उत्पाद घटन क्रिया कहा जाता है, जिससे अपर्दन होता है। ठीक है बच्चे, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। अपघर्षण, जब चट्टानी टुकड़े जल के साथ किनारों को क्षति पहुंचाते रहते हैं, तो उस क्रिया को अपघर्षण कहा जाता है। सन्निकर्षण, जब वही चट्टानी टुकड़े आपस में रगड़ करते हुए टूट कर छोटे कणों में बिखर जाते हैं, तो उस क्रिया को सन्निकर्षण कहा जाता है। घुलनीकरण क्रिया, जब उन छोटे छोटे कणों में जल घुलनशील होकर एक परत या भूपरपट्टी का निर्माण करता है, तो उसे घुलनीकरण या क्रोजन या सॉल्यूशन कहा जाता है। जल क्रिया। जल क्रिया में समुद्री लहरें, हिमनद और नदी आती है, जो अपने जल की गति द्वारा अपर्दन करती रहती हैं, जिसे जल क्रिया कहा जाता है। जलदाब समुद्र की बड़ी लहरें जब चट्टानों पर दबाव बनाती है, उससे जो भी अपर्दन होता है उसे जलदाब क्रिया द्वारा अपर्दन माना जाता है। उत्पाद घटन, जब हिमनद पिघलकर बड़ी चट्टानी टुकड़ों में चट्टानों को तोड़ते फोड़ते रगड़ते रहते हैं, उससे जो भी अपर्दन होता है उसे उत्पाद घटन क्रिया द्वारा अपर्दन माना जाता है। ठीक है बच्चे, अपर्दन के प्रकार क्लियर है आपको? ठीक है, आगे चलें। अपर्दन के कारक, एजेंट्स ऑफ वर्क इरोजन, ये निम्नलिखित हैं। मैं आपको बता दूं, ये 4-5 हैं, आपको उन्हें जानने हैं। बहता हुआ जल या नदी, वायु पवन, बहता हुआ हिमनद या हिम या समुद्री लहरें या भूमिगत जल। इन्हीं को हम विस्तृत रूप से जानेंगे, पढ़ेंगे। इनके द्वारा किन किन आकृतियों का निर्माण होता है उन्हें भी जानेंगे। ठीक है बच्चे, मैं फिर से बता रहा हूँ। अपर्दन में के जो कारक होते हैं, एजेंट्स ऑफ इरोजन, जो होते हैं बहता हुआ जल या नदी, वायु पवन, बहता हुआ हिम या हिमनद, सागरीय लहरें और भूमिगत जल। इन्हीं को हम विशेष तौर पर जानेंगे। और मैं आपको बता दूं, आपके लॉन्ग क्वेश्चन में बहता हुआ जल, नदी, हिमनद, ये दोनों क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाते हैं। इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी का टॉपिक है, और इस चैप्टर को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अपर्दन से लेकर अपर्दन चक्र तक
और इवन अपर्दन में जो कारक भाग लेते हैं उनके द्वारा निर्मित आकृतियों को आप किसी भी एग्जाम में ले जाओ, उन आकृतियों का नाम देगा और आपसे कारक पूछेगा किस कारक द्वारा ये आकृति निर्मित होती है। ये वनडे एग्जाम की क्वेश्चन है और ये पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट अभी चल रहा है। यदि आप सोच रहे हो या आपके मन में आ रहा है कि इसे हम छोड़ दें, ये बहुत आसानी से कवरअप हो जाएगा, तो बच्चे ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान दें और समझें, यहीं से आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है बच्चे, इवन अभी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, आपको मैं दिखा दूंगा कि वहाँ भी अपर्दन चक्र से क्वेश्चन आते हैं, पवन या बहते जल से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चे, नदी, वायु या भूमिगत जल से निर्मित आकृतियों द्वारा क्वेश्चन बनते हैं। इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर यू एवरीवन, रीड दिस चैप्टर केयरफुली। बच्चों, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक बच्चे आप पढ़ते रहे, खेलते रहे, मुस्कुराते रहे, अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। ऑल दी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।